नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बड़ा बयान जारी किया गया है। बताते चले कि ये दुनिया के लिए आपदाओं का दशक है। पहले कोरोना, फिर युद्ध, अब ऊर्जा संकट। हालात नहीं बदले तो गरीबी के दलदल में फंस जाएंगे। अगर हालात नहीं बदले तो बीते कई दशकों के काम पर पानी फिर जाएगा और दुनिया की बहुत बड़ी आबादी गरीबी के दलदल में फंस जाएगी। यानी कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि बचत से ही बचोगे वरना पिस जाओगे। अगर बचत करोगे तो बच जाओगे, वरना पिसने को लेकर आप देखिए किस तरह से अभी भी परिस्थितियां सीधे तौर पर आपके पास खड़ी हैं। यानी कि अगर आप अपने खर्चे को कम करते हैं तो जाहिर तौर पर आप किस तरह से देश को गिरने से बचा सकते हैं। और लगातार देखिए जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर ये बड़ी बात कह दी है कि जल्द से जल्द हमें एहतियात बरतना जरूरी रहेगा, क्योंकि ये दुनिया के लिए आपदाओं का दशक है। सबसे पहले देश ने, दुनिया ने कोरोना महामारी देखी, अब यहाँ पर युद्ध भी देखा गया, लेकिन अब जो ताज़ा रिपोर्ट्स के हिसाब से बात की जाए तो ऊर्जा संकट पूरी दुनिया के अंदर है। अपनी अपनी परिस्थितियों को संभालने की जरूरत है और अगर संभल गई तो देश तरक्की करेगा, वरना देश आप देखिए किस तरह से गरीबी के दलदल में फंस जाएगा। बताते चले कि अप्रैल 2026 में खुदरा मुद्रास्फीति मामूली रूप से बढ़कर 3.48% यानी कुल मिलाकर 3.48% हो गई है। और जिसमें सीपीआई पर आधारित जो भारत की खुदरा मुद्रास्फीति है, जिसमें कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार अगर हम बात करें सीपीआई के, तो खुदरा मुद्रास्फीति अप्रैल 2026 में मामूली रूप से बढ़कर 3.48% हो गई है, जो मार्च में यहाँ 3.40% थी। लेकिन मुद्रास्फीति दर भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार देखा जाए तो 4% के माध्यम से अवधि के लक्ष्य से नीचे रही है। ग्रामीण मुद्रास्फीति 3.74% रही, जबकि शहरी मुद्रास्फीति इस माह के दौरान 3.16% दर्ज की गई है। और इसी के अनुसार अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक, जो कि सीपीएफ की बात हो रही है, ये सीएफपीआई का जो डाटा है वो कहता है कि जो इसके द्वारा मापी गई मुद्रास्फीति है, खाद्य मुद्रास्फीति अप्रैल में बढ़कर 4.20% हो गई, जो मार्च में 3.87% थी। तो ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य मुद्रास्फीति 4.26% रह गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में 4.10% रही है। तो जाहिर तौर पर अब आप देखिए जिस तरह से अलग अलग देशों के अंदर त्राहिमाम तो मचा, लेकिन भारत ने इतनी जल्दी पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं बढ़ाई हैं, लेकिन अब इस पर काम करना भारत ने शुरू कर दिया है। और थोक महंगाई की अगर हम बात करते हैं, जिसमें 8.30% यहाँ थोक महंगाई जो है वो अप्रैल में रही है, एक महीने में दोगुनी हो गई। और रोजाना जरूरत के सामान और गैस, बिजली के जो दाम है वो बढ़ गए, यानी कि गैस के दाम बढ़ गए, बिजली के दाम बढ़ गए। और सीधा सीधा ईरान के और अमेरिका इजराइल की जो जंग है इस पर सीधा असर देखा गया है। और साथ ही बताते चले जिसमें आप देखिए जो थोक महंगाई की बात हो रही थी, WPI दोगुना से बढ़कर 8.30% पर पहुंच गई थी अप्रैल में। लेकिन फिलहाल अगर हम यहाँ वित्त वर्ष 2025-26 की थोक महंगाई देखते हैं तो वहां पर आप देखिए जिस तरह अप्रैल में 0.8% की दर पर थी, यानी कुल मिलाकर देखिए 0.85% महंगाई दर रहा। मई में 0.39% रहा, फिर जून में ये माइनस में चला गया, जिसमें -0.13%। लेकिन लगातार अब आप देखिए जिस तरह से परिस्थितियां देश के अंदर बन रही हैं, अब यह प्राइमरी आर्टिकल जिसका वेटेज आप देखिए जिस तरह का है, तो काम करने की जरूरत पूरे भारतवासियों को है। क्योंकि अगर हम आज नहीं संभले तो बिल्कुल भी नहीं संभल सकते हैं, क्योंकि इस वक्त भारत में जो थोक महंगाई है वो अप्रैल में दोगुना से ज्यादा बढ़कर 8.3% पर पहुंच गई है और पिछले 3.5 साल में यानी कि 42 महीनों में सबसे ऊंचा स्तर इसे माना गया है। तो जाहिर तौर पर देखिए अगर इसी तरह की परिस्थितियां बन जाती हैं तो सवाल यहां पर यह उठ जाता है कि देशवासियों का क्या कर्तव्य बनता है। दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां तो ठीक है आरोप लगा रही हैं, लेकिन फिलहाल बताते चले कि मुद्रास्फीति पर हमें काम करने की जरूरत है, क्योंकि डीजल के दाम का असर यहाँ माल भाड़ा बढ़ जाएगा। अगर हो जाता है तो खेती की लागत बढ़ जाएगी, फिर उसके बाद बस ऑटो का किराया बढ़ जाएगा। लेकिन जो थोक महंगाई दर है अक्टूबर 2022 की अगर हम बात करते हैं,
8.39% पर ये पहुंच गई थी, जिसमें मार्च की अगर हम बात करते हैं तो 3.88% पर थी और अप्रैल में फिर से दोबारा से ये महंगाई जो है वो बढ़ गई। लेकिन अब सरकार इस पर किस तरह से काम कर रही है ये देखना होगा, क्योंकि महंगाई दर का जो आंकड़ा है वो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। खुदरा महंगाई पर 3.5% आप देखिए किस तरह से बढ़त, लेकिन अप्रैल की जो थोक महंगाई दर है वो 8.3% पर है। तो जाहिर तौर पर आपको ये समझना होगा कि सरकार अगर कोई काम बोल रही है करने के लिए तो उसमें संजीदगी बरतनी पड़ेगी। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं जल्दी से। आदित्य पांडे हमारे साथ जुड़ गए बीजेपी पार्टी से, बहुत बहुत स्वागत आदित्य जी। ब्रिजेश सिंह हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए हैं, संजय गुप्ता अर्थशास्त्री हैं, मनोज कुमार हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं आप ही के पास आऊंगी संजय गुप्ता जी, क्योंकि जिस तरह से थोक महंगाई की बात हो रही है, खुदरा मुद्रास्फीति की बात हो रही है, अगर हम महंगाई दर का आंकड़ा देख रहे हैं अप्रैल का, खुदरा महंगाई दर 3.5% है, जो कि अप्रैल के अंदर थोक महंगाई दर 8.3% है। और पीएम का एक बड़ा बयान आ गया है जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई दुनिया के लिए जो आपदाएं हैं उसका दशक पहले कोरोना, फिर युद्ध और अब ऊर्जा संकट जैसा हो गया है, और जल्द से जल्द अगर हालात नहीं संभले, नहीं बदले तो गरीबी के दलदल में हम लोग फंस जाएंगे। संजय गुप्ता जी देखिए, अप्रैल में जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो ऑलमोस्ट डबल हो गया। जो 8.3 के आसपास की जो फिगर आई है वो अपने आप में बड़ी चिंताजनक है। जबकि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो अराउंड 4%, 4.1 या 3.4 के आसपास ही प्रिडिक्ट आया है, जो कि मामूली सी इंक्रीज आई है। होलसेल प्राइस के अंदर जो इम्पैक्ट है वो डायरेक्ट इम्पैक्ट क्रूड का आता है और इंपोर्ट मटेरियल्स का आता है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग या कमोडिटी से रिलेटेड हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारी क्रूड की बास्केट जो है वो बड़ी हायर लेवल पे चल रही है, और हमारे जो इंपोर्ट बिल्स हैं उनकी वजह से जो होलसेल कमोडिटीज हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसके अंदर कॉस्ट जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब ये कॉस्ट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में कितने समय में इंपैक्ट करेगी ये देखने की बात है, क्योंकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर जो हमारे सर्विसेज भी जो हैं वो पोर्शन भी काफी बड़ा पोर्शन जुड़ा हुआ होता है, तो एक रियल इम्पैक्ट लेट आता है। लेकिन ऑफ लेट कुछ ही समय के अंदर, अगर जैसे क्रूड के अंदर अभी पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़े हैं, तो ये इमीडिएट इम्पैक्ट जो है ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे आना शुरू हो जाता है। तो आप ये देखिए आजकल के अंदर जो है जगह जगह जो है खुदरा जो है वो चीजें जो है महंगी होनी चालू हो गई हैं, जो क्रूड से रिलेटेड है या जहां भी पेट्रोल या डीजल से उनकी कॉस्टिंग जुड़ी हुई है। और अगर ये इंक्रीज ऐसे ही रही तो आने वाले समय के अंदर हम काफी बड़ी इंक्रीज जो है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे भी देख सकते हैं, जो कि ओवरऑल कंज्यूमर्स को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करेगा और बहुत ज्यादा जो है वो महंगाई की मार एकदम से देखने को मिल सकती है। अब जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा है और बड़ा राइटली कहा है कि ये समय है अपनी कमर कसने का। हमें जो है किसी भी सूरत के अंदर अपना जो इंपोर्ट बिल है अगर हम उसे कम नहीं कर पाए तो अनडाउटेडली हमारा जो रुपी है वो लगातार गिरना चालू हो जाएगा। आप देखिए 96 का जो लेवल है पिछले कई दिनों से 96 को ब्रीच कर रहा है और उसी लेवल के ऊपर अभी जो है रुपी रुका हुआ है। लेकिन अगर यही कंडीशन रही तो आगे आने वाले वीक के अंदर ये कहीं ऐसा ना हो कि 100 रुपए को भी टच कर जाए, जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा पेनफुल होने वाला है। क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से सिर्फ महज पेट्रोल और डीजल के दाम ही नहीं बढ़ेंगे, और भी कई ऐसा सामान है जो महंगा हो जाएगा। आप देखिए ब्रिजेश सिंह जी, जो पेट्रोल और डीजल और पेट्रोलियम उनका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो पूरे मैन्युफैक्चरिंग स्पेक्ट्रम पे पड़ता है। तो उसके अंदर खाली इनके प्राइसेस नहीं बढ़ते, इवन जितनी मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे वो स्टील के प्राइसेस हो, जो भी आपके सीमेंट के प्राइसेस हो, जो भी डाउन द लाइन चीजें बन रही हैं, चाहे आपके केमिकल्स हो, पेट्रोकेमिकल्स हो, जिनका आगे प्लास्टिक्स के अंदर यूज होता है, इन सब के दाम ऑटोमेटिकली बढ़ने चालू हो जाते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली क्रूड और जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनके प्राइस से रिलेटेड है। तो बड़ा डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो कमोडिटीज के ऊपर आता है। ठीक है संजय जी। ब्रिजेश जी, ये जो कांग्रेस पार्टी बार बार सवाल उठा रही है कि सरकार भाई पहले से जानती थी, राहुल गांधी पहले से बता चुके थे कि इस तरह का संकट आने वाला है, आपको लगता है कि इस वक्त ये सारी बातें जायज़ हैं? क्योंकि पी चिदम्बरम ने भी जताया था, ये आपको याद होगा, और फिर मनमोहन सिंह उस वक्त प्रधानमंत्री थे, किस तरह से उन्होंने भी इकोनॉमी को संभालने की बात कही थी और कैसे एकदम से उन्होंने टैक्सेस को बढ़ा दिया था। ये शायद मुझे आपको याद नहीं करानी पड़ेगी बात, ये आप जानते होंगे।
ब्रजेश जी। आशा जी, बहुत सही सवाल आपने किया। एकदम सही बात है कि राहुल गांधी जी ने और अन्य नेताओं ने इस चीज को जताया भी था, बताया भी था। और रही बात, ये आज ही राहुल गांधी जी ने इस चीज को नहीं बताया था। जब जब भी कोई समस्या आने वाली होती है, जैसे कोविड में भी राहुल गांधी जी ने बताया था कि कोरोना आ जाएगा, अलर्ट हो जाइए। लेकिन प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी एमपी की सरकार गिरा रही थी, सरकार बदलने का काम कर रही थी। अंत में देश ने उसका परिणाम झेला था। आज तो स्थितियां और चुनौतियां हैं। आज की जो मोदी जी ने अपील की, देश से कोई बात नहीं है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, अपील करना कोई गुनाह नहीं होता है। लेकिन किस तरीके से, जिस तरीके से इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये चीजें नहीं याद आई। आज 140 करोड़ की जनता ये कह रही है कि जब तक 5 राज्यों के चुनाव थे, प्रधानमंत्री जी को कोई चीज याद नहीं रहता। जब प्रधानमंत्री जी ने देखा कि हाँ अब चुनाव खत्म हो गए, तो अपील करना शुरू कर दिए। आज देश का रुपया लगातार गिरता रहा। प्रधानमंत्री जी से विपक्ष ने सवाल पूछा, कभी भी जवाब नहीं दिया। और इससे पहले भी डीजल, पेट्रोल, गैस के जब युद्ध नहीं चालू हुए थे, उससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने लगातार देश की जनता पर बोझ डाला और सभी चीजों के दाम बढ़ाए। और मैं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी से आज एक सवाल पूछूंगा, किस तरह से दाम बढ़ाने, इलेक्शन निपटी तो आपने ये दाम बढ़ा में आया, देश का कोई ऐसा ठीक है, हो गया ब्रजेश जी, ठीक है। आदित्य पांडे जवाब दीजिए। अभी चुनौती बनाम पनौती के का युद्ध चल रहा है। एक तरफ जहां मिडिल ईस्ट का ये युद्ध 4 महीने से चल रहा है, लेकिन जहां पे जो है पेट्रोलियम पदार्थों का संकट है, ऊर्जा संकट है, सभी देशों में है। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में भारत की जनता ने उसको चुनौती के रूप में लिया है, उसको पूरी क्षमता के साथ लड़ रहे हैं। जहां 4 महीनों तक हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल का दाम एकदम नहीं बढ़ा और न ही उसकी उपलब्धता में कमी आई, ऐसा कोई पेट्रोल पंप आप बता दे जहां बंद हो गया हो, ऐसा कोई घर बता दे जहां पे गैस न हो। अगर तो बाकी देशों की से तुलना करेंगे तो म्यांमार में 112% बढ़ गया है पेट्रोल और डीजल का दाम। अमेरिका में 48% बढ़ गया, चीन में 25% बढ़ गया, हांगकांग में 28% बढ़ गया, नीदरलैंड में 25% बढ़ गया। तो सबसे कम अभी हमारे यहाँ पे है, चूंकि 3% अभी बढ़ा है, ये युद्ध आगे बढ़ा है इस वजह से। चूंकि इनको हाहाकार मच रहा है हमारे विपक्षी को कि अभी भारत लड़ कैसे रहा है। ये वही विपक्षी है जब मनोज जी तो वैक्सीन का मजाक उड़ाते थे। आदित्य जी, सवाल ये है कि मौके की सरकार आपकी है। अरे सुनिए ना आदित्य जी, फ्लक्चुएशन बताती हूँ ना मैं आपको, रेट की। सरकार आपकी है, अब लोगों की उम्मीदें आप ही से हैं कि भाई कितने दिन तक झेलेंगे और इससे बाहर कितनी जल्दी निकलेंगे। 2014 में जब आपकी सरकार आती है तो 71 रुपये 41 पैसे था पेट्रोल की कीमत, एवरेज के हिसाब से 55 रुपये 49 पैसे डीजल की कीमत। 15 में ये 66 रुपये 29 पैसे हो जाता है, फिर 52 रुपये 28 पैसे डीजल हो जाता है। 16 में फिर बढ़ जाता है 63 रुपये 2 पैसे, फिर 17 में पेट्रोल की कीमत और बढ़ जाती है 68 रुपये 9 पैसे, फिर 18 में 74 रुपये 63 पैसे, 19 में 73 रुपये, फिर कम आता है, फिर 2020 में दोबारा से नीचे आता है 69 रुपये, फिर 2021 में एकदम से उछाल लगाता है 90 रुपये 40 पैसे, 22 में 96 रुपये 72 पैसे, ये पेट्रोल की कीमत एवरेज। 2026 में आज 97 रुपये 77 पैसे और 90 रुपये 67 पैसे डीजल हो गया है। तो ये फ्लक्चुएशन है, इससे कितनी जल्दी बाहर निकलेंगे अब ये सोचना है। ये ठीकरा फोड़ने का समय नहीं है कि कांग्रेस ने क्या किया और कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी ने क्या किया, एनडीए सरकार ने क्या किया। संजय जी, अगर मैं आप ही के पास आऊं, मनोज जी थोड़ा सा समय दीजिएगा प्लीज, अब मैं आप ही के पास आऊंगी। ये जो फ्लक्चुएशन है इससे निपटना है हमें। जी बिल्कुल, लगातार क्रूड के प्राइसेस जो हैं उनका डेवलपमेंट चल रहा है। आप ये देखिए कि फरवरी से पहले जो है क्रूड के प्राइसेस जो है वो वर्ल्ड वाइड $70 पर बैरल के ऊपर मौजूद थे। इन लास्ट 3 मंथ्स के अंदर ऑलमोस्ट 55% जो है क्रूड के प्राइसेस जो है वो बढ़ गए। लेकिन आपको एक चीज जो है जरूर उस पर ध्यान देना पड़ेगा कि डिस्पाइट की 55% क्रूड के प्राइसेस बढ़ने के हमारे देश के अंदर अभी रिसेंट के अंदर ही एक 3 रुपए का जो है वो इम्पैक्ट पेट्रोल और डीजल के रिटेल प्राइसेस के ऊपर आया है। तो सरकार ने इतने समय तक एक कुशन जो है वो लगातार मेंटेन करके रखा, जो उनके पास लीवरेज मौजूद था, जो उन्होंने मनी रिजर्व जो है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्रिएट किया,
उसको इस पीरियड के अंदर उन्होंने यूटिलाइज किया। ठीक है। तो अब अगर सरकार जो है कोशिश करेगी, और जैसे अभी हमारे प्रधानमंत्री जी यूएई की विजिट करके आए हैं, उसके अंदर जो आउटकम्स निकल के आए हैं, उसके अंदर यूएई ने कमिट किया है कि हिंदुस्तान के अंदर जो रिजर्व्स जो क्रिएटेड हैं उनके ऊपर ऑलमोस्ट 70% और रिजर्व्स जो हैं, रिजर्व ऑयल का जो है वो रिजर्वायर जो है क्रिएट किया जाएगा, जो कि हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल हिंदुस्तान के लिए साबित हो सकता है। और सेम कंडीशन उन्होंने एलपीजी के लिए कमिट किया है, क्योंकि ये दोनों जो हैं लगातार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से हमारे यहाँ सप्लाई डिस्ट्रप्टेड थी। लेकिन अगर इनका इंप्लीमेंट जल्दी होगा और बिल्कुल टाइम बाउंड मैनर में होगा, तब हमें इम्पैक्ट इसका जल्दी देखने को मतलब मिलेगा। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अभी करना शॉर्ट जरूरी टर्म है। के ठीक है, अंदर तो आगे हमें कंजर्व गवर्नर की करना बात ही को लेकर भी पड़ेगा। मैं वापस आऊंगी संजय जी। मनोज जी वेट करें। मनोज जी, क्या इस वक्त ये राजनीति करना इस पर जरूरी है? क्योंकि युद्ध तो किसी हमारे देश ने छेड़ा नहीं था, प्रधानमंत्री ने छिड़वाया नहीं है। आपको लगता है कि सही परिस्थितियां इस वक्त आपस में लड़ने की, या फिर स्थिति को संभालने का समय है? सही बोल रहे हैं। जिस तरह से मिडिल ईस्ट में जो पिछले 2 महीने से ज़्यादा समय से जो युद्ध हो रहा है, किसी को तो पता नहीं था। हालांकि हम लोगों ने कोरोना को संभव मैनेज किया, उसके बाद ट्रम्प का टैरिफ भी हम लोगों ने देखा, फिर जो है ये मिडिल ईस्ट का जो युद्ध चल रहा है, तो स्वाभाविक है। लेकिन स्टेप जो है वो आलोचना यही होता है ना कि आपको टाइम पे स्टेप लेना चाहिए। अप्रैल में अगर ये फरवरी 28 को जब ये घटना शुरू हुई थी, और आपको आकलन करना चाहिए था, तो उसी समय से धीरे धीरे आप स्टेप बढ़ाते और लोगों को अवेयर करते कि ये स्थिति है, और धीरे धीरे हम लोगों को चैलेंजेस फेस करना चाहिए। अभी भी देखिए कि ऑयल जो हमारे कंपनीज हैं, बड़े बड़े जो भी कंपनीज के ओनर हैं, वो अभी भी जो है वो दूसरे देशों को तेल बेच रहे हैं। तो ये सब चीज पे तो रोक लगाया जा सकता है ना। तो बहुत ऐसे स्टेप्स है, लीडर हैं, हमको लगता है उनको दिशा देना चाहिए। नॉर्मली आप डराना नहीं चाहिए। नरेंद्र मोदी जी को एक डायरेक्शन देना चाहिए कि इकोनॉमिक पॉलिसी बताना चाहिए कि ऐसे ऐसे समय में हम कैसे आगे बढ़ेंगे। ठीक है अगर संजय जी, तेल का रेट वो कह बढ़ाना रहे हैं है कि तो बढ़ाना है, इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर आना चाहिए सरकार वर्ल्ड को। क्राइसिस है, अर्थशास्त्री तो आप हैं, लेकिन इस बेहतर तरह से बता डरा सकते हैं के कि रखना। सरकार को इस वक्त क्या कदम उठाने की जरूरत है। संजय जी। जी हमसे पूछ लें। संजय जी जी नहीं, आदित्य जी एक सेकंड। जी 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 हाँ बताइए मैम, एक बार जरा रिपीट कर देंगे। सरकार ऐसी कौन सी पॉलिसीज लेकर आए, ऐसा कौन सा रोड मैप तैयार करे कि इस सारे दलदल से हम लोग जल्द से जल्द बाहर निकल सके? ऐसी कौन सी पॉलिसीज हैं जिन्हें अब इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है? देखिए 3 चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत है। पहली चीज की जरूरत है कि हमें अपने यहाँ जो ऑयल और एलपीजी का जो स्टॉकिंग कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। उसको एटलीस्ट जो वर्ल्ड के जो पैरामीटर्स हैं उसके हिसाब से 74 दिन, और एलपीजी जैसे हम एट प्रेजेंट 45 डेज के अराउंड जो है स्टोर कर पाए हैं, जैसा प्रधानमंत्री जी ने बताया है, इनको हमें जो है एक ऑलमोस्ट डबल कैपेसिटी के ऊपर ले जाना पड़ेगा। इससे क्या है कि हम कभी भी अगर वर्ल्ड के अंदर ग्लोबल शॉक्स आते हैं, क्योंकि देखिए यू नेवर नो कि जियोपॉलिटिकल कंडीशंस क्या होंगी। आज ईरान और अमेरिका की वॉर चल रही है, कल को कोई और कंट्रीज आपस के अंदर भिड़ सकते हैं, तो उससे सारा डिसरप्शंस जो है वो जो ऑयल की इंपोर्टिंग इकोनॉमीज है उनके ऊपर पड़ता है, जिसके अंदर जैसे हिंदुस्तान हमारा है उसमें 85% जो क्रूड है वो हम इंपोर्ट पे निर्भर है। सेकेंडली हमें इस इंपोर्ट की निर्भरता को कम करना पड़ेगा ताकि हम जो है इस शॉक से निकल सकें। उसके लिए क्या जरूरी है कि हमें जो अक्षय ऊर्जा है, सोलर सिस्टम्स हैं, इनकी तरफ डाइवर्सिफाई करना होगा, कि ताकि हमारी जो एनर्जी कंजम्पशन है वो ऐसी हो कि हमें जो फॉरेन बाहर की जो डिपेंडेंस है उसके ऊपर हमारी डिपेंडेंस कम हो जाए। हम जो है सेल्फ ऊपर जो है अपने ऊर्जा सेक्टर के अंदर बढ़ना चालू करें। इससे हमारी ना केवल फॉरेन एक्सचेंज जो है कंजर्व होगी, और इसका एक डायरेक्ट इंपैक्ट अगर फॉरेन एक्सचेंज कंजर्व होने का आता है और इंपोर्ट्स को कंट्रोल करने का आता है, तो डायरेक्ट इंपैक्ट जो है हमारे रुपये के प्राइसेस पे पड़ेगा। क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी हमारी सेटलमेंट्स इस वक्त इंपोर्ट्स की हो रही है वो डॉलर के थ्रू हो रही है। सब्जी, फल, तो डॉलर का जो ग्रोसरी, दूध, इंपोर्ट्स है, पैक्ड फूड, दवा, रोजमर्रा की चीजें, ये सारी चीजें महंगी हो जाएंगी। तो बेहतर है कि अगर हम अपने देश की बनाई हुई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। ब्रिजेश जी, आप लोगों को तो स्वदेशी मूवमेंट को चलाना चाहिए, विपक्षी पार्टियों को भी,
और अब सरकार को भी जो सत्ता में है? ब्रजेश जी। देखिए आशा जी, भारतीय जनता पार्टी आप जितना समझ रही हैं उतना समस्या नहीं था। मोदी जी ने आकर के समस्या को खड़ा कर दिया तब जब उन्होंने ये अपील की। अब ये आज कोई पूरा देश समस्या इसी नहीं है, अपील ये पर क्या उलझा बोलेंगे, हुआ ये तो है। खुद में एक समस्या है। आदित्य जी दो एक सेकंड वेट हजार कीजिए। इनका जब इनका सरकारें काम थी क्या तो है, इनका इनका जो काम है यही है कि मुद्रास्फीति ये दर जब आठ चुनाव से दशमलव फ्री पाँच होते हैं, प्रतिशत का था। ये जब आज चुनाव से फ्री हमारी जहाँ होते हैं सरकारें देश हैं को वहाँ बरगलाने का काम महंगाई करते दर हैं। 5% अरे के अंदर भैया है। इस समय क्या आप बोलेंगे? 15-15 लाख रुपया देश की जनता को दे इनके दीजिए। समय जब कोई 15-15 लाख वैश्विक रुपया युद्ध जनता को नहीं देने था का तो समय हो डॉक्टर गया। मनमोहन सिंह ने देशभक्ति क्या आज कहा खाइए। था कि पैसे और पेड़ से जो नहीं जिस उगते। पूंजीपति हमारा मित्र जो के है लिए जब आप इम्पोर्ट ऑयल काम इम्पोर्ट करते बिल हैं दिन बढ़ रात, था आज तो समय आ कहते थे गया है उनसे भी कहिए देश के लिए सत्ता दान करें। एक और एक आपकी 8 बजे के पार्टी बाद ने पेट्रोल पंप क्या बंद हो क्या जाते नहीं थे। किया देश में, आप बताइए ना। 10,000 करोड़ रुपया आपकी पार्टी के धन में है। देश में दान करने का समय आपका भी चले है। आदित्य जी। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से आपने कितने पैसे लिए? देश को आप भी त्याग करेंगे, देशभक्ति कहीं दिखाएंगे? देश की जनता ही हमेशा ये देश देशभक्ति हित में दिखाएगी। बात नहीं आपका करेंगे, साथ नोटबंदी ये देश हित में बात नहीं कोरोना में करेंगे। दिया, ये तो देख ही आपका रहे हैं साथ कि कहाँ भारत नहीं देश डूब विपक्ष ने जाए। दिया, कहाँ देश को नहीं दिया। ये तो आप अभी भी लोग केवल सिर्फ देश सत्ता को पाने गुमराह का करने रास्ता खोज रहे हैं। का ये देश को कोरोना बेवकूफ में भी जो बनाते है हैं। मोदी जी को हरा आप रहे देश थे, को बेवकूफ मत कोरोना 2 बनाइए। में भी देश मोदी का जी रुपया को हरा रहे लगातार थे, गिरता रहा, ये आपने जवाब नोटबंदी नहीं में भी दिया। मोदी को हरा आपने रहे देश थे। का रुपया गिरता लेकिन जब मोदी जी ने आवाज आज आपको लगाई है याद देश आया कि की 5 जनता ने राज्यों के उसे जो चुनाव चल रहे राष्ट्र तो प्रेम आप लोग किया कह है, रहे थे सब राष्ट्र ठीक प्रेम है, में लिया है और हमारे उस यहाँ बात किसी को चीज की आगे कमी बढ़ाए नहीं है, हैं। हमारे और यहाँ ये कोई 100 समस्या चुनाव हार नहीं है। के जो है पूरी राजनीति तरीके से से हम नतमस्तक हो सुरक्षित है। गए। गैस आज की कमी चैनलों नहीं पर है, बैठ डीजल के की भारत कमी देश नहीं है, को पेट्रोल की बदनाम कमी कर नहीं है। रहे हैं। जब कमी नहीं ये थी तो वैश्विक प्रधानमंत्री की ये जो ठीक है, देश मनोज जी आकर को ले के आइए ये प्लीज। कौन सा मोदी जी वो भाजपा को लेके आ गए। मनोज देश ये जी। को मिट्टी आप इस लोग युद्ध देश की को वजह से कहाँ आए ले हैं जाना तो है, ये देश ठीक पूरे है, हो देश गया। की 140 मनोज जी, करोड़ मनोज जनता जी, समझ चुकी है ये आप पीएम क्या जो है। हम अपील कर चुनौतियों को रहे हैं स्वीकार कर रहे हैं। उसे आप बनौती मनगढ़ंत हैं कहानी ना बताते हुए सीरियस लेने की जरूरत है कि नहीं? सही बात है, सीरियस तो लेना ही सीरियस लेने चाहिए और की संकट अरे तो हमेशा ब्रजेश जी, हमारे एक जरूरत वक्त होती है। सेकंड वेट समय अगर कीजिए पर अभी। कोई प्रधानमंत्री हमारे अरे देश का रुकिए ना, अगर अभी कोई चीज मनोज जी देखो बोल आज रहे हैं, करता रुकिए नहीं, अभी आज ब्रजेश हम लोग जी। अगर सीरियस ना नहीं होते ठीक है, तो यहाँ होगी। बैठे ना होते। अरे नहीं ले रहे हैं ना, नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं सीरियस। मनोज जी बता देंगे अभी। मनोज जी बताइए जरा, क्या नहीं लेना है बीजेपी? इसकी जिम्मेदार मोदी जी है। अरे रुकिए ना ब्रजेश जी। अब जो भी होना था, हाँ मनोज जी बोलिए। अब जो भी होना था, मुझे लगता है कि उसको भूलते हुए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये वैश्विक संकट है और सभी को सपोर्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा इकोनॉमी का सवाल है, हमारे देश का सवाल है। हम जानते हैं कि हमारे 80 करोड़ लोगों को अभी भी जो है राशन दिया जा रहा है। अगर इस तरह का संकट में हम लोग एक साथ नहीं होंगे कि जो भी हमारे वेलफेयर स्कीम्स चल रहा है वो भी अगर नहीं चले तो फिर आम आदमी का क्या हाल होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा इकोनॉमी बहुत अ, संभालने की ज़रूरत है। इसमें सभी लोगों को आगे आना चाहिए और जो भी गवर्नमेंट अभी इस समय जो है जो भी निर्देश दे उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ठीक है और संजय जी, जिस तरह से जब जैसे कि देश की बोर्ड अर्थव्यवस्था को लेकर जो आरबीआई गवर्नर की तरफ से कहा गया था, संजय मेहरोत्रा की तरफ से, उन्होंने कहा था कि भाई अब जो एमपीसी की जब बैठक हुई तो फैसलों की जो घोषणा करते हुए वो कह रहे थे कि संकट के कारण कमोडिटी की जो ऊंची कीमतें हैं, सप्लाई चेन है, उसमें बाधा आ रही है, जिसकी वजह से चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं। तो हमें इस पर काम करना चाहिए, क्योंकि ब्रेड क्रूड ऑयल की जो आप बात कर रहे थे 3.35% की उछाल के साथ $109.3 प्रति बैरल के हिसाब से बंद हुआ है। तो आरबीआई गवर्नर की बात सुननी चाहिए कि नहीं सुननी चाहिए? देखिए, आरबीआई गवर्नर बिल्कुल राइट डायरेक्शन के अंदर इंडिकेट कर रहे हैं, जो कि आप ये देखिए होलसेल प्राइस इंडेक्स में इस वक्त रिफ्लेक्ट हो गया अप्रैल मंथ में। ऑलमोस्ट डबल जो है होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो अप्रैल का 8.3 के आसपास आया है जाके। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं सप्लाई चेन की डिसरप्शंस है। सप्लाई चेन के अंदर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो है वो लगातार दिख रहा है। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वो हायर कॉस्ट जो है लगातार पे कर रहा है अपने रॉ मटेरियल्स की। अब ये जो फैक्टर्स हैं, ये इंफ्रा के ऊपर भी, जो इंफ्रा की स्पेंडिंग है उस पर भी बहुत फर्क डालते हैं, क्योंकि पिक्चर के ऊपर जो ऑलमोस्ट जो रॉ मटेरियल का खर्चा है वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं
वो कॉस्ट ओवररन की तरफ बढ़ना चालू कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं जो आरबीआई गवर्नर कॉस्ट डिस्ट्रप्शन की बात कर रहे हैं, सप्लाई चेन की बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल राइट डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहे हैं। लेकिन इसका कोई शॉर्ट टर्म सोल्यूशन उनके पास भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी इस बारे में कोई इंडिकेशन नहीं दिया है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। ब्रिजेश जी आपका भी धन्यवाद, समय तो बहुत कम मिला है सबको। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य जी और मनोज जी, आपका भी धन्यवाद। लेकिन चारों से बातचीत करना जरूरी था कि आखिर देश के अंदर जो परिस्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं उन्हें कैसे संभालना है। तो आरबीआई गवर्नर की तरफ से, मेहरोत्रा की तरफ से जो बड़ी बात कही गई उस पर गौर फरमाने की जरूरत है, और उस पर भी ज्यादा प्रधानमंत्री की तरफ से जो अपील की गई है उस पर ध्यान गड़ाने की जरूरत है कि मनगढ़ंत कहानी नहीं है। क्योंकि होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन को लेकर आज आपने देखा कि किस तरह से डिटेल आ गई है, 8.3% पर वो पहुंच गया है मुद्रास्फीति। तो जाहिर तौर पर देशवासियों को इसमें एकजुट होकर काम करने की जरूरत है, क्योंकि जब देश के अंदर कोरोना महामारी आई थी उस वक्त भी देश एकजुट होकर लड़ा था, युद्ध जैसे हालात बने थे तो एकजुट होकर लड़ा था। आज ऊर्जा संकट बना है तो एकजुट होने की जरूरत है। कार्यक्रम में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।